हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो एनईपी के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने 5th सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट को चूज़ किया था, तो आज की ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लेटेस्ट सिलेबस में आपको टोटल 6 यूनिट्स पढ़नी है। तो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हमें समझना है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में, यानी आखिर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता क्या है, इसे आपको समझना है। यूनिट सेकंड के अंदर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी और इसके अलावा महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, इसके बारे में बताइए। और तो ठीक इसी तरीके से यूनिट थर्ड में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य और लोकतंत्र को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी, दीनदयाल उपाध्याय, राम मोहन लोहिया और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार के बारे में बताइए। और ठीक इसी तरीके से यूनिट 4 के अंदर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकार को लेकर राजा राम मोहन राय और इसके अलावा ताराबाई शिंदे के क्या विचार थे। और इसके बाद आता है यूनिट 5। तो यूनिट 5 के अंदर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज को लेकर बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी के क्या विचार थे, इसके बारे में बताइए। और लास्ट यूनिट है यूनिट 6, जिसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर सावरकर के क्या विचार थे, इसके बारे में बताइए। तो आई होप अब आपको सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा कि सिलेबस के अंदर आपको कितनी यूनिट पढ़नी है और किन किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइमिंग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। टोटल 90 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को या तो हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो या तो इंग्लिश में, किसी एक ही मीडियम में आपको अपने आंसर लिखने होंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट है, इसका नाम है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की समझ। तो इस यूनिट से जो आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार का कैसे उदय हुआ, इसके बारे में बताइए, इसके क्या रीजंस थे, इसके बारे में बताइए। और इसके अलावा कभी कभी आपके एग्जाम में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो विशेषता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार वो विचार और सिद्धांत है जो भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान डेवलप हुए। ये विचार सिर्फ ब्रिटिश रूल के विरुद्ध से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोटेशन, कल्चरल अवेयरनेस और दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं ने इन विचारों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन विचारों ने पुराने रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम्स को पीछे छोड़कर फ्रीडम, इक्वलिटी, सेल्फ रूल यानी स्वराज, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म जैसे मॉडर्न वैल्यूज को जन्म दिया। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का उदय कैसे हुआ, यानी आखिर कैसे हुआ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का उदय। तो चलिए एक एक करके उन सभी रीजंस को समझते हैं जिनकी वजह से मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का उदय हुआ, यानी राइज हुआ। तो इसका पहला रीजन था औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश रूल का इंडियन सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। हाई टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन ने लोगों में असंतोष पैदा कर दिया था और भारतीय लोगों को ये समझ में आ गया था कि विदेशी शासन उनके हित में यानी उनके फेवर में नहीं है। और यही असंतोष आगे चलकर राजनीतिक चेतना यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस
और स्वराज यानी सेल्फ रूल की भावना का कारण बना। तो इसका दूसरा रीजन था पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा यानी वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न आइडियोलॉजी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी शिक्षा ने इंडियन थिंकर्स को पश्चिमी उदारवादी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारकों के आइडियाज से इंट्रोड्यूस कराया। जैसे जॉन लॉक, रूसो, जेएस मिल और कार्ल मार्क्स के थॉट्स ने उन्हें ये समझाया कि फ्रीडम, इक्वल राइट्स और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और इन्हीं आइडियाज ने इंडियन यूथ में नेशनलिज्म और फ्रीडम की भावना को स्ट्रॉन्ग किया। तो इसका थर्ड रीजन था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन यानी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामाजिक सुधार आंदोलनों ने आधुनिक राजनीतिक विचारों को एक नैतिक और सांस्कृतिक आधार दिया। इसके साथ ही राजा राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी बुरी परंपराओं का विरोध किया और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने आत्मगौरव यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। और दयानंद सरस्वती ने स्वराज यानी सेल्फ रूल और वैदिक मूल्य पर जोर दिया। इसके अलावा ज्योतिबा फुले और नारायण गुरु ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस के खिलाफ संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने लोगों को ये सिखाया कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के लिए भी काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के राइज का अगला सबसे बड़ा रीजन था भारतीय प्रेस और साहित्य यानी इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन प्रेस ने पॉलिटिकल आइडियाज को फैलाने और लोगों को जागरूक करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंडियन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने कॉलोनियल पॉलिसीज के बैड इफेक्ट से लोगों को फेस टू फेस कराया था, अवगत कराया था। मतलब लोगों को कॉलोनियल पॉलिसीज के बैड इफेक्ट्स के बारे में बताया था। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन लैंग्वेज में लिखे लिटरेचर ने लोगों में फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जगाई। और इसके साथ ही प्रेस ने लीडर्स और जनता के बीच कम्युनिकेशन का ब्रिज बनकर पॉलिटिकल आइडियाज को जन आंदोलन यानी मैस मूवमेंट में बदल दिया। तो इसका अगला रीजन था आर्थिक शोषण और ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों से भारत गरीब होता गया और दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देकर ये दिखाया कि किस तरीके से भारत की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड भेजा जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरसी दत्त और एमजी रानाडे जैसे अर्थशास्त्री विचारकों ने भी अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। और इसकी वजह से लोगों को ये एहसास हुआ कि विदेशी शासन के रहते भारत का इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीजन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक विचारकों का सबसे बड़ा रूप राष्ट्रीय आंदोलन यानी नेशनल मूवमेंट में देखा गया। कांग्रेस की स्थापना ने राजनीतिक संगठन का आधार दिया। इसमें नरमपंथियों ने सुधार की मांग की जबकि उग्रपंथियों ने स्वराज को लक्ष्य बनाया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने राजनीति में नैतिकता को शामिल किया और अहिंसा, सत्याग्रह और स्वदेशी जैसे विचार दिए। और वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने सशक्त संघर्ष का मार्ग अपनाया। और इसके साथ ही गांधीवादी विचारधारा ने स्वतंत्रता संग्राम को जनता का आंदोलन बना दिया। तो नेक्स्ट है वैश्विक घटनाओं का प्रभाव यानी इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के राजनीतिक विचार विश्व की घटनाओं से भी प्रभावित हुए। फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने औपनिवेशों की आज़ादी का उदाहरण दिया। और इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार दिए। और इसके साथ ही रशियन रिवॉल्यूशन ने सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा फैलाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ने ब्रिटिश एम्पायर को वीक किया और इंडियंस को भरोसा दिलाया कि फ्रीडम अब उनके पास है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में यानी मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है स्वतंत्रता और स्वराज यानी फ्रीडम एंड सेल्फ रूल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक राजनीतिक सोच का सबसे बड़ा मकसद था भारत को विदेशी शासन से आजाद करना। लेकिन इसका मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था बल्कि ऐसा भारत बनाना था जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से आजाद और मजबूत हो। तो इसकी अगली विशेषता है लोकतंत्र और समानता यानी डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ये विचारधारा मानती थी कि सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए।
और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन लॉक, रूसो जैसे पश्चिमी विचारकों के सिद्धांतों और भारतीय सुधारकों की सोच ने इसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाया। तो इसकी अगली विशेषता है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता यानी नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय नेताओं ने लोगों को ये समझाया कि भारत एक राष्ट्र है और जाति, धर्म या प्रांत की दीवारों को पीछे छोड़कर सभी को मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी चाहिए। और यही विचारधारा भारतीय समाज को संगठित करने में मददगार साबित हुई। तो नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और सुधार यानी सोशल जस्टिस एंड रिफॉर्म्स। तो मैं आपको बता दूं कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन ने राजनीतिक और आर्थिक सुधार के साथ साथ सामाजिक न्याय, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध, शिक्षा का प्रसार और महिलाओं के अधिकारों पर भी जोर दिया। इसमें राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद और नारायण गुरु जैसे सामाजिक सुधारकों ने अपने विचारों से ये दिखाया कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब सोसाइटी में इक्वलिटी और जस्टिस हो। तो इसकी अगली विशेषता है अहिंसा और नैतिक राजनीति का महत्व, मतलब नॉन वायलेंस एंड मोरल पॉलिटिक्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने आधुनिक राजनीतिक सोच को नैतिक दिशा यानी मोरल डायरेक्शन दी। उन्होंने बताया कि अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर भी आजादी पाई जा सकती है। और तो और सत्याग्रह और अहिंसा ने भारतीय आंदोलन को दुनिया में एक अलग पहचान दी। तो इसकी अगली विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और विचारों से प्रभावित। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पूरी तरह से देसी विचारों पर आधारित नहीं था। ये वैश्विक घटनाओं जैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन से भी प्रभावित हुआ। और इन सभी घटनाओं ने भारतीय नेताओं को स्वराज, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और सोशल जस्टिस जैसे आइडियाज को अपनाने के लिए मोटिवेट किया। तो नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सेल्फ रिलायंस। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश रूल ने इंडियन की इकोनॉमिक पर गहरा असर डाला। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत और अन्य आर्थिक विश्लेषणों से ये बताया कि भारत तभी मजबूत होगा जब उसकी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होगी। सो आई होप अब आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो फीचर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, जो विशेषता है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है, इसकी जो विशेषता है उसकी जो मेन पॉइंट्स है उसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप मेन पॉइंट को याद कर सको, अभी आपको याद हो जाएगा। और इसके अलावा जो अंदर का कंटेंट है वो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टीचर होता है वो जो मेन हेडिंग होता है उसे चेक करता है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो मेन हेडिंग है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप अपने ही कमेंट को एक बार दोबारा देख के जाइएगा। और इसके साथ ही आपको क्या करना है, इसकी जो इंट्रोडक्शन लाइन है उसे भी लिख दीजिएगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको पढ़ाया था आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के उदय के क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे, उसके भी जो मेन पॉइंट्स है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको अभी जितने भी जो मेन पॉइंट्स है वो याद हो जाएंगे। और इसके अलावा जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप उन्हीं मेन पॉइंट्स को पढ़ के जाओगे, तो आपको डबल रिवीजन होगा प्लस एक कॉन्फिडेंस होगा। सो आई होप अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट कॉलोनियल रूल, सोशल रिफॉर्म्स, वेस्टर्न आइडियाज़ और नेशनल मूवमेंट के एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ। इसने फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, नेशनलिज्म और सोशल जस्टिस को सेंटर में रखकर इंडिया के इंडिपेंडेंस और फ्यूचर पॉलिटिक्स की नींव रखी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको स्टडी किस तरीके से करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मैंने आपके लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से वॉच करना है, अच्छे से देखना है। इसके बाद आपको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। और अगर नोट्स में आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती देन आप वीडियो को अगेन दोबारा देखिए, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी सारी की सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी।
और आपको क्या करना हैगा, उन सारी की सारी वीडियोस को देखना है अच्छे से और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना हैगा। इसके अलावा हमने आपके लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया हैगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो देन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो हमारे नोट्स के अंदर सबसे पहले हमने आपके लिए लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइड किया हैगा। आफ्टर दैट हमने आपके लिए एग्जाम पैटर्न भी प्रोवाइड किया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें बता दीजिए कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके लिए मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपको इसकी भी क्लियरिटी हो सके। तो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूनिट से बेसिकली आपका एग्जाम में यही पूछा जाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, इसके बारे में बताइए। आपसे एग्जाम में किसी भी एक के ऊपर पूछा जा सकता है, या तो कभी कभी आपके एग्जाम में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के बारे में पूछा जाता है, या फिर कभी कभी आपके एग्जाम में रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में पूछा जाता है कि उनके क्या विचार थे राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेके, या फिर कभी कभी आपके एग्जाम में महात्मा गांधी जी के विचारों के बारे में पूछा जाता है। तो इन तीनों में से किसी पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन तीनों को ही प्रिपेयर करना है। या कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे राष्ट्रवाद और राष्ट्र को लेकर, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर क्या विचार थे, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महान चिंतक, सन्यासी और समाज सुधारक थे। उनके राष्ट्रवादी विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक सोच को एक नई दिशा दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उनके विचारों ने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया और दुनिया को भारतीय संस्कृति की महानता दिखाई। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवादी विचारों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि भारत की असली पहचान उसकी आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी में है। उन्होंने विश्व बंधुत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया। इसके अलावा उनका मानना था कि इंडिया तभी स्ट्रांग बनेगा जब वो अपने स्पिरिचुअल्स वैल्यूज और ट्रेडिशंस को अपनाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीयों को समझाया कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना चाहिए। ब्रिटिश रूल ने लोगों में हीन भावना पैदा कर दी थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाया कि भारत की संस्कृति महान है और दुनिया को राह दिखा सकती है। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन से फ्रीडम से पहले हमें सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाना जरूरी है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भारत तभी महान बन सकता है जब समाज की कमजोरियां दूर हो। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और शिक्षा तथा विज्ञान को जरूरी माना। उन्होंने गरीबों और वंचितों की सेवा को राष्ट्र सेवा का हिस्सा माना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि इंडिया का फ्यूचर उसकी यूथ जनरेशन पर डिपेंड करता है। उन्होंने युवाओं को जागरूक और आत्मविश्वासी बनने का मैसेज दिया। स्वामी विवेकानंद जी का फेमस डायलॉग था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि एजुकेटेड, अवेयर और कॉन्फिडेंट यूथ ही इंडिया को महान बना सकता है। तो कुछ इस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म में यूथ के रोल को सबसे इम्पोर्टेंट माना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी इंडियन कल्चर के सपोर्टर थे, लेकिन उन्होंने पश्चिम की अच्छाइयों को भी अपनाने की बात कही। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि भारत को साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्किल्स पश्चिम देशों से सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल पावर और कल्चर को भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के आलोचनात्मक विश्लेषण के बारे में, यानी क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। तो ठीक इसी तरीके से सबसे पहले हम समझने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के पॉजिटिव साइड्स के बारे में। और इसके अलावा काफी सारे विचारकों ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की आलोचना भी की है, तो उसको भी हम डिटेल में समझेंगे।
तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के पॉजिटिव साइड्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने भारतीयों में सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया। और तो और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने भारतीयों में ये विश्वास दिलाया कि उनके कल्चर, ट्रेडिशंस और स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में यूनिक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने राष्ट्रवाद को सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे नैतिक और सामाजिक आंदोलन भी बनाया। और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने फ्रीडम फाइटर्स और यूथ को इंस्पायर किया। और तो और स्वामी विवेकानंद जी की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने गरीबों और कमजोर वर्गों की सेवा को राष्ट्रवाद का हिस्सा बताया, और जो कि उस समय एक नई सोच थी। तो आई होप अब आपको स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के पॉजिटिव साइड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की आलोचना की थी। तो चलिए अब हम उसे समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विवेकानंद जी के विचार बहुत ही इंस्पायरिंग थे, फिर भी उनमें कुछ लिमिटेशंस थी, यानी सीमाएं थी। तो मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवादी विचारों में राजनीतिक रणनीति या औपनिवेशिक शासन से सीधा संघर्ष कम दिखाई देता है। इसीलिए उनके राष्ट्रवादी विचार ज्यादा प्रेरणादायक और दार्शनिक है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जी सोशल इक्वलिटी की बात करते हुए भी कास्ट सिस्टम पर उतना प्रखर प्रहार नहीं कर पाए। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी ने सोशल रिफॉर्म्स की बात की, लेकिन उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन, अनटचेबिलिटी और वुमेन इक्वलिटी पर उतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया जितना कि आगे चलकर गांधी जी, अंबेडकर या अन्य सुधारकों ने लिया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवाद भारतीयों के लिए आत्मगौरव, सांस्कृतिक चेतना और नैतिक शक्ति का स्रोत बना। हालांकि स्वामी विवेकानंद जी के विचार राजनीतिक संघर्ष से कम, लेकिन आध्यात्मिक और प्रेरणादायक रूप से अधिक जुड़ा था। फिर भी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत के निर्माण को गहरी प्रेरणा दी। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे, उसके बारे में बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। जो पीडीएफ का लिंक है वो ऑलरेडी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट से, वो यही पूछा जाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेकर महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, इसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी जो आंसर है वो आपको हमारे पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। टाइम कम है, दैट्स वाई मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में करा रहा हूँ, और बाकी के जो आंसर है वो आपको हमारी पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 है जिसका नाम है राज्य और लोकतंत्र। तो इस यूनिट से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राज्य और लोकतंत्र को लेकर नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, लोहिया और अंबेडकर जी के क्या विचार थे, इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस यूनिट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि राज्य और लोकतंत्र को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार थे, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे भारत का सपना देखा था जो लोकतंत्र, साम्राज्यवाद और आधुनिकता पर आधारित हो, जहां राज्य का काम सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और प्रगति सुनिश्चित करना भी हो। और उनके ये विचार आज भी समकालीन भारत के लिए मार्गदर्शक और प्रासंगिक है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं नेहरू जी के राज्य और लोकतंत्र पर क्या विचार थे, इसके बारे में। अभी तक हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था नेहरू जी के बारे में, अब हम बात करेंगे नेहरू जी के राज्य पर, लोकतंत्र पर क्या विचार थे उसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी लोकतंत्र के सच्चे समर्थक थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने और सरकार बदलने तक सीमित नहीं होना चाहिए। रियल डेमोक्रेसी वो है जिसमें हर सिटीजन को फ्रीडम, इक्वल राइट्स और डिसीजन मेकिंग में भागीदारी मिले। वो चाहते थे कि लोकतंत्र भारत की संस्कृति और जीवन का हिस्सा बने।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी का मानना था कि भारत जैसा विविधतापूर्ण देश तभी मजबूत बन सकता है जब राज्य पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो, यानी सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे और किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस ना दे। उनके अकॉर्डिंग इससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा और एकता मजबूत होगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी राज्य को सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि राज्य आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को खत्म करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। उनके अकॉर्डिंग सरकार को जनता की भलाई के लिए योजनाएं और नीतियां बनानी चाहिए और इसी सोच से उन्होंने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन और पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान शुरू किए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी का मानना था कि राज्य का कर्तव्य है कि वो जनता को स्पेसिफिक थिंकिंग और मॉडर्न एजुकेशन की ओर ले जाए। नेहरू जी का मानना था कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान और आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। वो कहते थे कि विज्ञान ही गरीबी को और पिछड़ेपन को निकाल सकता है। इसीलिए उन्होंने बड़े उद्योग, तकनीकी संस्थाओं जैसे IITs और रिसर्च सेंटर की स्थापना पर जोर दिया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी मानते थे कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होगी जब जनता इसमें एक्टिवली हिस्सा लेगी। इसीलिए नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री प्रेस, मल्टीपल पार्टी सिस्टम और पार्लियामेंट को डेमोक्रेसी की फाउंडेशन मानते थे। नेहरू जी के अकॉर्डिंग लोकतंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसमें आम लोग अपनी समस्याओं और इच्छाओं को सामने रख सकते हैं और शासन में हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और सहयोग चाहते थे और इसी रीजन की वजह से नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट शुरू किया ताकि भारत शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपना सके और ये उनके लोकतंत्र के वैश्विक दृष्टिकोण को भी दिखाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी मानते थे कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समाज शिक्षित होगा। इसीलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार, उच्च शिक्षा संस्थान और तकनीकी विकास पर जोर दिया। उनका मानना था कि पढ़ा लिखा समाज ही लोकतंत्र को सक्रिय और जिम्मेदार बना सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी का लोकतंत्र पर विचार इतना व्यापक था कि उसमें आलोचना और असहमति को भी जगह दी थी। वो पार्लियामेंट और प्रेस को लोकतंत्र की आत्मा मानते थे। नेहरू जी का मानना था कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार होना चाहिए और यही सोच आज भी भारतीय लोकतंत्र यानी इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि नेहरू जी के विचारों की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, यानी इसके रेलेवेंस के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भारत का लोकतंत्र इलेक्शंस, मल्टीपल पार्टी सिस्टम और सिटीजन राइट्स पर आधारित है। ये सब नेहरू जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि भारत आज पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियां बार बार सामने आती है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे टाइम में नेहरू जी का धर्मनिरपेक्ष राज्य का विचार और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेहरू जी ने बताया था कि राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में शांति और एकता बनी रहती है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी भारत में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नेहरू जी का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण और कल्याणकारी राज्य का विचार आज भी राजनेताओं को इन समस्याओं से निपटने में एक मार्गदर्शन देता है, मोटिवेशन देता है, जो हमें ये याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है, तभी वैल्यूएबल है जब वो समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी हमेशा कहते थे कि विज्ञान और आधुनिकता ही भारत को गरीबी और पिछड़ेपन से निकाल सकती है। आज जब भारत डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इसरो मिशन के जरिए आगे बढ़ रहा है, तो ये सब नेहरू के साइंटिफिक और मॉडर्न इंडियन सोच का ही विस्तार है। उन्होंने जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले भारत का सपना देखा था, आज वो हकीकत बनता जा रहा है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक ही सीमित नहीं था। वो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच और समानता पर आधारित था। आज जब भारत नई चुनौतियों और असमानताओं से जूझ रहा है, तो नेहरू जी के विचार एक मजबूत, आधुनिक और समावेशी भारत के लिए रास्ता दिखाते हैं।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि लोकतंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय के क्या विचार थे, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमारे पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि राज्य एवं प्रजातंत्र के विषय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार के बारे में बताइए। यानी इसमें हमसे यही पूछा जा रहा है कि राज्य और लोकतंत्र को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या विचार थे, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है हमें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका भी जो आंसर है वो आपको पीडीएफ के अंदर मिलने वाला है, और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो यूनिट 4 है अधिकार। तो इस यूनिट से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि अधिकार को लेकर राजा राम मोहन राय और ताराबाई शिंदे के क्या विचार थे, क्या थॉट्स थे, इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस यूनिट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि अधिकार को लेकर राजा राम मोहन राय के क्या थॉट थे, उस पर टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो अपने आंसर में हम सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने इंडियन सोसाइटी में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास और असमानताओं को दूर करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय नागरिक अधिकारों जैसे एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वलिटी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। और राजा राम मोहन राय के लिए धर्म का मतलब था एक ईश्वरवाद, सहिष्णुता और तर्क, न कि अंधविश्वास और कर्मकांड। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजा राम मोहन राय आखिर थे कौन। तो राजा राम मोहन राय को जानने के बाद चलिए हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों के बारे में, यानी इनके थॉट्स के बारे में, इनके आइडियाज के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय का मानना था कि हर व्यक्ति को बोलने की आजादी, शिक्षा का अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। राजा राम मोहन राय स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे। उनका मानना था कि अगर प्रेस आजाद नहीं होगा तो सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। और तो और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट किया, क्योंकि इससे भारतीयों को मॉडर्न साइंस और लॉजिकल थिंकिंग सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देते थे। और तो और राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के अकॉर्डिंग धर्म का असली आधार नैतिकता और तर्क होना चाहिए, न कि अंधविश्वास। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय ने समाज में फैली सती प्रथा, बाल विवाह और स्त्री अशिक्षा जैसी बुराइयों का विरोध किया था। और तो और राजा राम मोहन राय वुमेन्स एजुकेशन और वुमेन्स राइट्स के बड़े सपोर्टर थे। और तो और राजा राम मोहन राय के एफर्ट से ही 1829 में सती प्रथा पर बैन लगाने का कानून बनाया गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। उनका मानना था कि अगर वुमेन एजुकेटेड और इंडिपेंडेंस होगी तभी सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिलवाने और उनको पुरुषों के समान दर्जा दिलाने की कोशिश की थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय का मानना था कि एजुकेशन लॉजिक, साइंस और मॉडर्न थिंकिंग पर बेस्ड होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन से ही सोसाइटी अवेयर और प्रोग्रेसिव बन सकती है। राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया ताकि भारत आधुनिक दुनिया से जुड़ सके और नए ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ईश्वर की एकता का प्रचार करना, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना और समाज को अंधविश्वास से मुक्त करना। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न आइडियाज को बिना सोचे समझे कॉपी नहीं किया, बल्कि उनमें से फ्रीडम, इक्वलिटी और रीजंस जैसी गुड वैल्यूज को समाज सुधारने के लिए अपनाया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय कास्ट सिस्टम और ऊंच नीच के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सोसाइटी तभी स्ट्रांग बनेगा जब सबको इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इन्हीं सभी रीजंस की वजह से राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज को तर्क, शिक्षा, महिला अधिकार और धार्मिक सुधारों की ओर मोड़ा और भारत में नव जागरण की नींव रखी।
तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों की आलोचनाओं के बारे में, या फिर आप कह सकते हो उसकी सीमाओं के बारे में, यानी लिमिटेशंस के बारे में। मतलब काफी सारे ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों की आलोचना की थी। तो इसमें पहली आलोचना आती है पश्चिमी प्रभाव का आरोप, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ आलोचकों का कहना था कि राजा राम मोहन राय के विचारों पर पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म का गहरा प्रभाव था। इससे कई बार उन्हें अंग्रेजों का समर्थक समझा गया और कई लोग मानते थे कि उनकी सोच भारतीय परंपराओं से दूर जा रही है। तो इसमें दूसरी आलोचना आती है धार्मिक सुधारों की सीमाएं, यानी लिमिट्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, लेकिन ये आंदोलन आम जनता को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया। यह मूवमेंट मोस्टली एजुकेटेड और अपर क्लास लोगों तक ही सीमित रहा। इसी के वजह से आम जनता तक उनके विचार पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट है परंपरागत समाज से दूरी, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की कई प्रथाओं और मान्यताओं की कड़ी आलोचना की, और इसी रीजन की वजह से परंपरागत हिंदू समाज के लोग उन्हें धर्म विरोधी यानी एंटी रिलीजियस मानने लगे और उनके विचारों का विरोध करने लगे। और इसी रीजन की वजह से उनके समाज सुधारवादी विचार समाज में आसानी से स्वीकार नहीं हो पाए। तो नेक्स्ट आता है सुधारों का धीमा असर, यानी स्लो इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स। तो मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय के रिफॉर्म्स का इफेक्ट बहुत ही स्लो था। जाति, अंधविश्वास और महिला अशिक्षा जैसी समस्याएं उनके प्रयासों के बाद भी लंबे समय तक बनी रही। तो नेक्स्ट है राजनीतिक चेतना की कमी, यानी लेक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय ने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म पर ज्यादा फोकस किया। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक स्वतंत्रता या औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन में उतना सक्रिय योगदान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनके वर्क्स को मेनली सोशल रिफॉर्म्स तक ही सीमित माना गया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों और असमानता से निकालकर शिक्षा, तर्क और समानता की दिशा की ओर आगे बढ़ाया। भले उनके सुधारों का असर धीरे धीरे दिखा, लेकिन उन्होंने आधुनिक भारत और सामाजिक जागरण की जो नींव रखी थी, वो आज भी देश के विकास की सबसे मजबूत बुनियाद मानी जाती है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो यूनिट 5 है जिसका नाम है स्वराज। तो इस यूनिट से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि स्वराज को लेकर बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, क्या थॉट थे, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि स्वराज को लेकर बाल गंगाधर तिलक के क्या विचार थे, क्या थॉट थे, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इंडिया के ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर और नेशनल लीडर थे। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी। और तो और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा भी बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। और मैं आपको बता दूं कि ये नारा उस टाइम पर हर भारतीय के दिल में आज़ादी की आग जलाने वाला नारा बन गया था। तो ये तो मैंने अभी आपको बाल गंगाधर तिलक जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग स्वराज का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं था, बल्कि इसका असली मीनिंग था अपने डिसीजन खुद से लेने की आज़ादी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग भारतीय स्वराज का असली मीनिंग था भारत को अपने डिसीजन खुद से लेने की आज़ादी।
उसे किसी और पर निर्भर ना होना पड़े और कोई भी उसके डिसीजन में इंटरफेयर ना कर सके, हस्तक्षेप ना कर सके। इसी को उन्होंने कहा भारतीय स्वराज। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि सच्चा स्वराज तब मिलेगा जब जनता मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से स्वतंत्र होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग स्वराज का सामाजिक अर्थ क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिलक मानते थे कि स्वराज का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि सोसाइटी में अवेयरनेस, एजुकेशन और यूनिटी लाना भी जरूरी है। और तो और उन्होंने बताया कि अगर समाज में अंधविश्वास, जातिवाद और अशिक्षा बनी रहेगी तो स्वतंत्रता भी अधूरी होगी। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स को स्वराज का जरूरी हिस्सा बताया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के अनुसार स्वराज के आर्थिक अर्थ के बारे में, यानी इकोनॉमिक मीनिंग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि असली स्वराज तभी संभव है जब भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के स्वराज अधूरा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया। उनके अकॉर्डिंग आर्थिक स्वराज का असली मतलब था कि भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी करे और विदेशी निर्भरता से मुक्त हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के सांस्कृतिक और नैतिक अर्थ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को राष्ट्रीय एकता की ताकत माना। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे त्योहारों के जरिए लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना जगाई। उनका मानना था कि जो देश अपनी कल्चर और ट्रेडिशन पर गर्व करता है वही सच्चा स्वराज पा सकता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं समकालीन भारत में, यानी आज के टाइम में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज की प्रासंगिकता के बारे में, यानी इसके रेलेवेंस के बारे में, यानी आज के टाइम में इनके जो थॉट हैं, इनके जो विचार हैं वो कितने उपयोगी हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, यानी ये व्यवस्था बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के विचार से मेल खाती है, यानी जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक ने जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक होने की जो बात कही थी वो आज भारत के लोकतंत्र की नींव है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जो कि बाल गंगाधर तिलक के आर्थिक स्वराज के विचार से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो कि बाल गंगाधर तिलक के आर्थिक स्वराज की झलक को दिखाता है। उन्होंने कहा था कि भारत को अपनी जरूरतें खुद पूरी करनी चाहिए और विदेशी निर्भरता से मुक्त होना चाहिए, और ये विचार आज भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, यानी प्रासंगिक है, जितना कि उस टाइम पर था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल गंगाधर तिलक का सपना था कि हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स मिले, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जिस सामाजिक स्वराज की बात की थी वो आज भी अधूरा है। आज भी गरीबी, जातिवाद और अशिक्षा जैसी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। इसीलिए तिलक के विचार हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा स्वराज तभी होगा जब हर नागरिक समान अधिकार और समान अवसर पाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वैश्वीकरण के युग में अपनी कल्चर और ट्रेडिशन को बचाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तिलक के विचार हमें ये सिखाते हैं कि आधुनिकता अपनाते हुए भी हमें अपनी लैंग्वेज, कल्चर और वैल्यूज की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। इसीलिए आज के टाइम में भी तिलक का मैसेज बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिलक मानते थे कि स्वराज सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य यानी ड्यूटीज भी है। इसीलिए तिलक का मानना था कि स्वराज पाने के लिए हर नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज भी भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर नागरिक को जागरूक, जिम्मेदार और ईमानदार होना चाहिए, और उनका ये मैसेज आज के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मोटिवेशन देता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तिलक ने हमेशा युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ताकत माना। आज भी इंडिया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसका यंग जनरेशन है। तिलक के विचार युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि वो समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाएं, मेहनत करें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाल गंगाधर तिलक का स्वराज सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, बल्कि सेल्फ डिफेंडेंस, सोशल रिफॉर्म और कल्चरल प्राइड का सिंबल था। उनके विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्चा स्वराज तभी मिलेगा जब हर नागरिक जागरूक, जिम्मेदार और देशभक्त बने। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि स्वराज को लेकर गांधी जी के क्या विचार थे, क्या थॉट थे, उनकी क्या अवधारणा थी, इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि महात्मा गांधी का स्वराज सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाने का विचार नहीं था, बल्कि ये एक नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सोच थी। गांधी जी मानते थे कि असली स्वराज तब मिलेगा जब हर इंसान खुद पर कंट्रोल रखे और आत्मनिर्भर बने। उनके अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब लोगों का शासन, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, लेकिन ये शासन सत्य, अहिंसा, नैतिकता और आत्म अनुशासन पर बेस्ड होना चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं गांधी जी के स्वराज की अवधारणा के बारे में, यानी इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी का स्वराज पश्चिमी लोकतंत्र से कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो चाहते थे कि भारत सिर्फ विदेशी शासन से नहीं बल्कि प्रॉपर्टी, इनइक्वलिटी, इनजस्टिस और मॉरल डाउनफॉल से भी आज़ाद हो। उन्होंने कहा था कि स्वराज का मतलब ये नहीं कि अंग्रेज चले जाएं और हम शासन करें, बल्कि इसका असली मीनिंग था कि हर व्यक्ति खुद का मालिक बने। उनके अकॉर्डिंग असली स्वराज तब मिलेगा जब हर व्यक्ति अपने जीवन में, अपने लाइफ में मोरालिटी, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनाएगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी मानते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने ग्राम स्वराज की कल्पना की जिसमें हर गांव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तभी सच्चा लोकतंत्र संभव होगा। उनका मानना था कि अगर हर गांव अपने डिसीजन खुद लेगा तो देश अपने आप मजबूत बनेगा। गांधी जी चाहते थे कि गांव में शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार और न्याय की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए। ये विचार आज के पंचायती राज और ग्राम पंचायत व्यवस्था की नींव बनी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं गांधी जी के आर्थिक स्वराज की अवधारणा के बारे में, यानी इकोनॉमिक स्वराज के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक आजादी बेकार है अगर लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। तो नेक्स्ट है पर्यावरण और सादगीपूर्ण जीवन का स्वराज। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी मानते थे कि स्वराज का मतलब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना भी है। उन्होंने सादगी, समन्वय और प्रकृति के सम्मान पर जोर दिया। गांधी जी कहते थे कि पृथ्वी सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। और आज के टाइम पर जब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो ये विचार बहुत ज़्यादा प्रासंगिक यानी रेलिवेंट है। तो नेक्स्ट है अहिंसा और सत्य का स्वराज, मतलब नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने कहा कि स्वराज की नींव सिर्फ अहिंसा और सत्य पर टिक सकती है। वो मानते थे कि हिंसा से मिली आज़ादी कभी स्थायी नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने हर आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी को अहिंसा के तरीके से ही चलाया। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं समकालीन भारत में, यानी आज के टाइम में गांधी जी के स्वराज की प्रासंगिकता के बारे में, यानी उनके जो थॉट्स है वो आज के टाइम में कितने ज़्यादा रेलिवेंट है, उनके जो थॉट है वो कितना महत्व रखते हैं आज के टाइम पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी के जो विचार थे वो आज के टाइम पे भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने कि उस टाइम पर थे, वो आज भी उतने ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इसमें फर्स्ट है लोकतंत्र की मजबूती। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि यानी शासक को चुनती है, लेकिन सच्चा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी का स्वराज हमें ये सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऑनेस्टी, मोरालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर गांधी जी के कुछ ये विचार थे जो कि आज भी उतने ही महत्व रखते हैं। तो नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत। तो मैं आपको बता दूं कि आज का आत्मनिर्भर भारत अभियान गांधी जी के आर्थिक स्वराज का ही आधुनिक रूप है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे विचार गांधी जी के स्वदेशी और स्थानीय उत्पाद पर जोर देने वाले सिद्धांत में से मेल खाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गांधी जी के विचारों को आज भी उतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और उनके जो विचार है उनको आगे प्रोग्रेस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो नेक्स्ट है ग्रामीण विकास की दिशा यानी रूरल डेवलपमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। आज भी पंचायत राज सिस्टम, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और रूरल इंडस्ट्रीज जैसे प्रोग्राम्स गांधी के ग्राम स्वराज की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी जी का सपना था कि हर गांव एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड बने। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी विलेज एरिया को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए।
तो नेक्स्ट है नैतिक और अहिंसक राजनीति की जरूरत। तो मैं आपको बता दूं कि आज की पॉलिटिक्स में करप्शन, वायलेंस और पावर की लालच जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। गांधी जी का स्वराज हमें ये याद दिलाता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ सत्ता पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स को ट्रूथ, मोरालिटी और सर्विस पर बेस्ड होना चाहिए। उनके विचार आज भी राजनीतिक जीवन में पारदर्शी और ईमानदारी के लिए प्रेरणा देते हैं, यानी मोटिवेट करते हैं। मतलब गांधी जी ने ईमानदारी से काम करने पर जोर दिया था। तो नेक्स्ट है सामाजिक समानता और न्याय। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी का स्वराज सोशल यूनिटी, इक्वेलिटी और ब्रदरहुड पर बेस्ड था। और आज भी भारत में कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक गैप जैसी प्रॉब्लम्स है। गांधी जी के विचार हमें ये सिखाते हैं कि जब तक हर व्यक्ति को इक्वल राइट्स, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, तब तक सच्चा स्वराज अधूरा है। तो नेक्स्ट है पर्यावरण और सतत विकास। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी का एक फेमस डायलॉग था कि पृथ्वी सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक की लालच को नहीं। तो इसको अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो गांधी जी ये बताना चाहते थे कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है वो हमारी जरूरतों को पूरे करने के लिए है, ना कि हमारे लालच को पूरी करने के लिए। क्योंकि जो लालच है और जो इच्छाएं हैं वो असीमित हैं। जो लालच होती है वो बढ़ते आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए संसाधन को, जिससे कि आने वाले जनरेशन के लिए भी संसाधन बच सके, रिसोर्सेज बच सके। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, गांधी जी का विचार आज भी काफी ज्यादा प्रासंगिक है, काफी ज्यादा रेलिवेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उनका सादा जीवन, सीमित उपभोग और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसे एक राह दिखाता है, एक मार्ग दिखाता है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी का स्वराज सिर्फ अंग्रेजों से आजादी तक का नहीं था, बल्कि ये एक जीवन शैली थी। आत्मनिर्भरता, नैतिकता, सादगी और समानता पर आधारित थी। आज भी उनके विचार हमें यही सिखाते हैं कि सच्चा स्वराज तभी मिलेगा जब हम खुद पर कंट्रोल कर पाएंगे, जिम्मेदार बनेंगे और समाज के लिए काम करेंगे। तो यूनिट 6 है हिंदुत्व और हिंदू धर्म। तो इस यूनिट से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर सावरकर जी के क्या विचार थे, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन देंगे सावरकर जी के बारे में, जिसमें हम बताएंगे कि विनायक दामोदर सावरकर भारत के फेमस फ्रीडम फाइटर, राइटर और थिंकर थे। उन्होंने 1923 में लिखी अपनी फेमस बुक हिंदुत्व यानी हु इज हिंदू, इसमें हिंदुत्व की अवधारणा को एक्सप्लेन किया है, समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। सावरकर जी के अनुसार हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। तो अभी हमने सावरकर जी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जाना कि आखिर सावरकर जी थे कौन। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सावरकर जी के अनुसार हिंदुत्व की परिभाषा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर का कहना था कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं है, बल्कि ये संस्कृति, समाज और राजनीतिक एकता की भावना है। उनका मानना था कि भारत की पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति, परंपरा और सभ्यता में है, जिसे वह हिंदू संस्कृति कहते हैं। इसीलिए हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म को फैलाना नहीं, बल्कि भारत की जीवन शैली, इतिहास और सभ्यता का सम्मान करना है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सावरकर जी के हिंदुत्व के ऊपर क्या मुख्य विचार थे, यानी उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सावरकर जी के पितृभूमि और पवित्र भूमि के सिद्धांत के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर जी ने कहा था कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हिंदुओं की फादरलैंड यानी जन्मभूमि और होली लैंड यानी पवित्र भूमि है। सावरकर जी ने बताया कि सच्चा हिंदू वही है जो भारत को अपनी पितृभूमि और पवित्र भूमि दोनों मानता हो। तो कुछ इस तरीके से भारत सिर्फ एक राजनीतिक राष्ट्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी एक परिवार है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सावरकर जी के सांस्कृतिक एकता पर क्या विचार थे, यानी भारत की संस्कृति को लेकर उनके क्या थॉट थे, क्या विचार थे, उन्होंने उसके बारे में क्या बताया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर जी के अनुसार हिंदुत्व का मूल उद्देश्य भारत के लोगों को एक साझा सांस्कृतिक पहचान से जोड़ना है। और तो और ये सिर्फ एक किसी धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है जो सबको एक साथ जोड़ती है। तो इसके बाद
चलिए हम बात करते हैं सावरकर जी के राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद के विचार के बारे में, मतलब नेशनल यूनिटी और नेशनलिज्म को लेकर सावरकर जी के क्या थॉट थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर जी के अनुसार हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तो और सावरकर जी का मानना था कि हिंदुत्व ही भारत की राष्ट्रवाद की आत्मा है। उनका मानना था कि भारत की राष्ट्रीय पहचान उसकी संस्कृति, भाषा, त्योहारों और इतिहास से बनी है। इसीलिए राष्ट्रवाद तभी मजबूत हो पाएगा जब लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहेंगे। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सावरकर जी के धार्मिक सहिष्णुता के विचार के बारे में, यानी धर्म को लेकर उनके क्या विचार थे। तो मैं आपको बता दूं कि सावरकर ने कहा कि हिंदुत्व किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सावरकर जी ने सभी धर्मों का सम्मान किया। सावरकर जी ने बताया कि हिंदुत्व का उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर भारत की संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देता है तो वो इस राष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सावरकर जी के सामाजिक और जातिवाद के बारे में क्या विचार थे, क्या थॉट थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर जी ने सामाजिक एकता का समर्थन किया और जातिवाद का विरोध किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सावरकर ने हिंदू समाज को संगठित और सशक्त बनाने पर बल दिया। तो नेक्स्ट है शक्ति और स्वाभिमान का संदेश, यानी मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर ने कहा कि हिंदू समाज को सशक्त बनाने के लिए आत्मसम्मान, संगठन और शक्ति की जरूरत है। उनके अकॉर्डिंग राष्ट्र की रक्षा सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि साहस और संगठन से होती है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब आत्मसम्मान और आत्मबल के साथ जीना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर जी ने आधुनिकता और विज्ञान का समर्थन किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर जी कट्टरपंथी नहीं थे। उन्होंने साइंस, लॉजिक और मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया। उनका मानना था कि भारत को प्रगति करनी है तो उसे अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त होकर साइंटिफिक थिंकिंग अपनानी होगी। वो एक ऐसे हिंदू समाज की कल्पना करते थे जो कि आधुनिक, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सावरकर का हिंदुत्व सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय गर्व और आत्मसम्मान की सोच थी। और तो और उनके विचारों ने भारतीय समाज को संगठन, आत्मबल और देशभक्ति की एक नई दिशा दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सावरकर जी हमें ये सिखाते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़कर, आधुनिकता को अपनाकर, आत्मसम्मान के साथ जीकर भारत सशक्त बन सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो वहां से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको स्टडी किस तरीके से करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मैंने आपके लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से वॉच करना है, अच्छे से देखना है। इसके बाद आपको नोट्स को अच्छे से पढ़ना है और अगर नोट्स में आपको कुछ चीज समझ नहीं आती देन आप वीडियो को अगेन दोबारा देखिए, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने हमारी सारी की सारी वीडियोस ओपन हो जाएगी और आपको क्या करना है, उन सारी की सारी वीडियोस को देखना है अच्छे से और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। इसके अलावा हमने आपके लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो देन आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो हमारे नोट्स के अंदर सबसे पहले हमने आपके लिए लेटेस्ट सिलेबस प्रोवाइड किया है। आफ्टर दैट हमने आपके लिए एग्जाम पैटर्न भी प्रोवाइड किया है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट करते हैं कि आप हमें बता दीजिए कितने नंबर का पेपर आता है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके लिए मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपको इसकी भी क्लियरिटी हो सके। जैसा कि आप देख सकते हो आपको हमारे नोट्स के अंदर अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग ईयर में, अलग अलग लैंग्वेज से, वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारे जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाए गए। तो मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस नोट्स को करके जाते हो देन इसके अलावा आपके एग्जाम में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा
रिसर्च करके बनाए गएंगे। और अगर आप इन आंसर को अपने एग्जाम में लिखते हो तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस को बनाने के लिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।